विजडम टीथ, थर्ड मोलर, अक्ल दाढ़, हमारे जबड़े में जो सबसे आखिरी दांत होते हैं ये सब मुश्तरका उनके नाम है। 15 इयर्स के एज के बाद इनका मुंह के अंदर जो इरप्शन जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाते हैं। और मुंह में कब तक आते हैं प्रिसाइजली अभी तक एग्जैक्ट एज जो है वो किसी ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी वजूहात है जो कि इनके इरप्शन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका लोकेशन, इनके लिए जो स्पेस अवेलेबल होते हैं या जो इनका पोजीशन होता है जो हड्डी में, वो ये सारी वजूहात है जिनकी वजह से इरप्शन जो है वो डिस्टर्ब, इनका इरप्शन डिस्टर्ब होता रहता है। खाने में इनका इतना रोल नहीं होता है बनिस्बत जितना इनके नुकसानात हैं, जो कि नुकसानात ये कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे मुंह के अंदर ये जो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अगल में जो हेल्थी टूथ होता है जो जिसको सेकंड मोलर कहते हैं, इसकी पोजीशन की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ ये हमारे पास अक्ल दाढ़ है और ये सेकंड मोलर है, तो क्या होता है ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल, जब इनका इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन होते हैं मुंह के अंदर, तो क्या होता है जिसमें इधर जो फ्री स्पेस होते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फूड पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे अकोमुलेट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि इसको भी कीड़ा लग जाता है और इसको खुद भी कीड़ा लग जाता है। तो इसका वही मिसाल है कि हम तो डूब रहे हैं सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। इसके साथ साथ ये पेरिकोरोनाइटिस भी कॉज करता है। पेरिकोरोनाइटिस क्या है कि अक्सर क्या होता है कि इस अक्ल दाढ़ के ऊपर एक छोटा सा जो हमारा जो गम है, जो मसूड़ा है, मसूड़े का एक पार्ट इसके ऊपर आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपके ऑपोजिट ऊपर के जो दांत हैं उनकी प्रेशर से अक्सर ये जो पार्ट होते हैं थोड़ा सा ये डैमेज हो जाते हैं। तो उस डैमेज की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा पेन जो है ना वो पेन आपको होता रहता है और साथ साथ ना ब्लीडिंग होती रहती है कभी कभी। और इसके अलावा इस दांत के इरप्शन से भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। और इसके अलावा ये हमारे पास एंटीरियर टूथ में क्राउडिंग भी क्रिएट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका जो ये अक्ल दाढ़ होते हैं ये आपके जो आगे के जो दांत होते हैं उनको एक किस्म का पुश देते हैं और उसकी वजह से आपके जो आगे के जो दांत होते हैं वो ज़्यादातर टेढ़े हो जाते हैं। मतलब उनका पोजीशन जो होता है ना वो सही लाइन में नहीं होते हैं, वो थोड़े से इधर उधर होते हैं। और इसके बाद एक और भी कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमारा ये जो मैंडिबल है, जो जबड़े का जो हड्डी है, ये उस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो हमारे पास उस जगह में जो बोन डेंसिटी होती है, जो बोन अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उससे ये नुकसान होता है कि जब भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको स्पॉट इंजरी हो जाती है या आप कहीं गिर जाते हैं तो आपका मैंडिबल फ्रैक्चर का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जब तक कि आपको तंग ना करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है या पेरिकोरोनाइटिस नहीं हो रहा है, आपको कोई इस तरह और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो इन्हें नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सर्जरी है वो बजाते ख़ुद बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और एक किस्म का ख़तरनाक भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अकड़ दाढ़ के नीचे एक नर्व होता है जिसको आईडी नर्व कहते हैं। तो क्या होता है जब डेंटिस्ट सर्जरी करते हैं तो उस दौरान कभी कभी गलती से डेंटिस्ट से वो नर्व डैमेज हो जाते हैं। तो उससे ये कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं कि आपका ये जो जबड़ा है या जितना भी आपके इधर का जो स्किन है ये फॉरएवर सुन हो जाता है। मैक्सिमम फ्रॉम 40 मिनट्स टू 1 आवर डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल्स ऑफ डेंटिस्ट, और इसके साथ साथ जो दांत का जो पोजीशन होता है और दांत आपके हड्डी में कितना नीचे और कितना हड्डी जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इनको मद्देनज़र रखते हुए टाइम जो स्केड्यूल जो है वो वेरी करते हैं। जब आपका डेंटिस्ट प्रॉपर जो एनेस्थीसिया का जो डोजेज है वो कैलकुलेट जब करेगा, उसके बाद जब वो प्रॉपर साइट में इंजेक्ट करेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पेन शेन होगा, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको कोई पेन नहीं होगा। और इसके साथ साथ जब सर्जरी के बाद जब डेंटिस्ट आपको एक प्रॉपर पेन किलर दे देते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा आपका जो पेन है उससे आपको रिलीफ मिलता है। कभी कभार इस तरह होता है कि पेशेंट को दर्द नहीं होता है
लेकिन पेशेंट को एंजाइटी होती है, उसको डर लगा हुआ होता है, तो उसकी वजह से हम जब थोड़ा सा भी हम जब प्रेशर लगाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसको इस तरह लगता है कि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसको दर्द नहीं होते हैं, वो वैसे उस प्रेशर से उसको थोड़ा सा एंजाइटी होती है। तो उस दौरान हम एक एंजाइटी प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करते हैं, और साथ साथ हम पेशेंट को एंटी एंजाइटिक जो मेडिसिन है वो भी दे देते हैं। इन सब स्टेप्स के बाद अगर फिर भी उन्हें एंजाइटी होती है, तो फिर हम हमारे पास ऑप्शन होता है जनरल एनेस्थीसिया की।